नमस्कार। आज मेरा ये प्रथम ब्लॉग है। ये ब्लॉग का नाम है लाउरे बुढ़ो चाउरे। सर्वप्रथम लाउरे बुढ़ो चाउरे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये लाउरे बुढ़ो चाउरे गोरखाली शब्द से लिया गया है, जिसकी मतलब ये होता है बुढ़ापे की ओर अग्रज होते हुए फौजी। हमारी बीच में वैसे ही आज एक एक्स फौजी इंद्र बहादुर जी है। अंकल जी, आपको नमस्कार मेरे चैनल में। नमस्कार। आपको चंद कुछ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जिसके आंसर देंगे आप, और आपकी बीती हुई कहानी कुछ पूछना चाहते हो अंकल। ठीक है ना अंकल जी? ठीक है। अंकल, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं एक्स सुधार मेजर इंद्र बहादुर। मैं आर्मी कोर्स भी बहुत किए हैं। आर्मी कोर्स में मैंने पीटी में किया है, एएक्स है, PWN किया है, मैं AY है, और उसके बाद में PC किया है। उसके बाद में एथलेटिक कोचिंग कोर्स किया है मैंने। और इस आर्मी कोर्स में जाके बहुत काफ़ी मैंने ट्रेनिंग ली है। उसके बाद में मैं कमांडो कोर्स भी किया है। अंकल, ये आपके घर में कौन कौन है फिलहाल? फिलहाल मेरे घर में मेरा वाइफ है और 2 लड़के, 2 बहू, एक पोता, एक नातिनी है। अच्छा, कंबाइन है सारे? हाँ, सब हम लोग एक साथ ही रहते। अच्छा, आपका बेटे और भी कोई है अंकल जो फौज में है? बेटे है? मेरा छोटा लड़का अच्छा, फौज में है। अच्छा, और किस में है? वो असम राइफल में है। अच्छा, अभी अरुणाचल प्रदेश में है, बॉर्डर में। अच्छा, और बड़ा बेटा? बड़ा बेटा मेरा विदेश है। अच्छा, कौन सा फौज में थे? असम राइफल में? असम राइफल में। जी 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 जी, आप असम राइफल में थे। अंकल, आप कितने वर्ष तक उसमें सर्विस किए, सेवा दिए? मैंने 33 वर्ष तक दिया उसमें। अच्छा, 33 वर्ष तक अंकल? हाँ, अच्छा। आपकी उम्र में कहाँ से भर्ती हुए थे अंकल? आप कितने उम्र में भर्ती हुए थे? मैं पहला फर्स्ट असम राइफल में मेरा ताऊ का लड़का था जी। मैं उनका साथ बैठ के पढ़ रहा था जी। तो मैं वहाँ से भर्ती हुआ एक्स बॉय में। अच्छा, मैं रिंग रोड बॉय में हुआ। रिंग रोड बॉय से फिर मैं 1960 में मैं फिर रिंग रोड में चले गया। 1960 में? रिंग रोड में गया। अच्छा। अब फिर रिंग रोड से ट्रेनिंग करके फिर मैं अपना यूनिट में 16 असम राइफल में चले गया। अच्छा अंकल, आपकी उस टाइम में प्रथम वेतन कितना था? और उस समय मैं जब सिपाही हुआ था, मेरा जब एक्स बॉय में था जी, तो एक्स बॉय में मेरा 15 रुपया था वेतन। अच्छे। जब मैं सिपाही हुआ जी, तो मेरा उस समय 42 रुपया था। अच्छा, और आपका जो अंतिम वेतन जब आप सुबेदार में मेजर हुए थे, पेंशन आने से पहले कितना था? मेरा उस समय जब मैं निकला था 97 में जी, तो 97 में निकलते समय उस समय मेरा ये था 9,000 समथिंग था। अच्छा, और ये अंकल आज कितना पेंशन है आपका? अभी मेरा पेंशन है 32,886 रुपये। अच्छा, आप बॉयज से भर्ती हुए थे और यहाँ से मतलब सुबेदार मेजर में पेंशन आया। अंकल, आपने कहाँ का सर्विस की है? सेना में कहाँ का सेवा दिया आपने? मैं मणिपुर में सेवा दिया। जी। उसके बाद में मणिपुर से मैं मिजोरम दिया। उसके बाद में फिर मैं आसाम में दिया। आसाम से नागालैंड में गया। फिर नागालैंड से फिर आसाम में आया। जी। आसाम के बाद में मैं रिटायर हुआ। अच्छा,
अंकल आपकी टाइम में तो उस टाइम में ये उग्रवादी वगैरह वहाँ का उल्फा वगैरह भी काफी होगा। मेरा टाइम में उग्रवादी उस समय नागालैंड का था। अच्छा। नागालैंड का ये उग्रवादी थी और मणिपुर का थी। अच्छा। मणिपुर और नागालैंड में मिला मुझे उग्रवादी। अच्छा। और अंकल आपका पलटन की कुछ यादगार पल जो आज भी आप याद आता है? पलटन में तो बहुत सारे यादगार होता है। जब मैं आसन था तो मैं जब सुल्तान था, सुल्तान में मुझे कम्युनिस्ट कार्ड मिला था। अच्छा। कमोडेशन कार्ड। कमोडेशन कार्ड सबको तो मिलता नहीं है। कांग्रेचुलेशन अंकल उस टाइम के लिए। तो मेरा कमोडेशन कार्ड है जो अभी पहना नहीं हूँ मैं जी। वो मेरा है, वो मेरे पास। अच्छा। और कुछ ऐसा कहानी हो पलटन के साथ जो आज आप शेयर करना चाहते हैं दूसरे से? कुछ ऐसा हादसा हुआ? मेरे साथ पलटन में एक बार इलेक्शन ड्यूटी में हुआ था। तो उस समय में दोनों टीम का सफर में होते समय हम आउट काउंटर में था। तो हम लोग ने उस समय काफ़ी शांति किया। शांति करने के बाद में बहुत अच्छा प्रभाव निकला। तब मुझे अच्छा शाबाशी मिला। उसके बाद में और एक दफ़ा एम्बुश हुआ था। जी। तो एम्बुश में हम लोग बच गया, सिर्फ घोड़ा को लगा था। अच्छा। खच्चर को। खच्चर भी था इसका मतलब? उस समय हम लोग कानबाई जा रहा था। जी। तो उस समय कानबाई में हम लोग को वापस आते समय उग्रवादी ने काउंटर अटैक किया था। एम्बुश। एम्बुश में उस समय हम लोग बच गया। 25 आदमी थे हम लोग। जी। तो फिर पलटन से रिइंफोर्समेंट आ गया, फिर कैंप से भी रिइंफोर्समेंट चले गया। अच्छा। तो काफ़ी सपोर्ट मिला। अच्छा अंकल, आपका अनुमति हो तो एक मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ, आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। क्या सेना में आजकल की पीढ़ियों को जाना चाहिए या कोई और ही सर्विस करना चाहिए? ये क्यों है? सेना में आजकल की पीढ़ी या जो यंग जनरेशन है, उन्हें सेना में जाना चाहिए कि और ही सर्विस कुछ करना चाहिए? नहीं, अगर फिट फोर है जी, तगड़ा है तो देश सेवा के लिए जाना चाहिए। जी जी। देश सेवा सबसे पहला चीज आता है जी, क्योंकि देश को अगर सेवा नहीं करेंगे तो फिर हम लोग को रहना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए देश सेवा करना सबसे पहला जरूरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। देश को बचाओ तो खुद को भी जियो और अनेक को भी जियो। लेकिन अंकल देखने में आता है आजकल की जो यंग जनरेशन है वो उतना रुचि नहीं रखता है सेना में जाने के। क्या मतलब इसका मतलब क्या उन्हें क्या असर पड़ रहा है जो सेना में जाने को उतना कोई आजकल पहले के? जी। पहला हम लोग को टाइम में क्या है, एजुकेशन कम था। जी जी। तो आदमी लोग क्या था, शरीफ था, ऑर्डर मानता था जी। तो कोई उसमें दिक्कत नहीं थी, जो बात बोलते थे मानते थे। अब अभी का लड़का जो है पढ़ा लिखा ज्यादा हो गया, एजुकेशन ज्यादा हो गया, तो अभी ये लोग थोड़ा तकलीफ उठाना नहीं चाहते। बिल्कुल सही बात है। हाँ, इसलिए लोग तकलीफ के कारण ही फौज में जाने नहीं चाहते, लेकिन जाना चाहिए फौज में। अपना आपको फिट फोर भी रहता है और तंदुरुस्त भी रहता है, देश सेवा भी हो जाता है और अपना परिवार के लिए भी अच्छा रहता है। जी। और अंकल, और ये आपने ये पेंशन आया हुआ कितना साल हो गया अभी तक? मेरा अभी 24 साल पूरा हो गया। 24 साल पूरा हो गया है। हाँ। मतलब एक पीढ़ी मान सकते, एक स्टेप पीढ़ी 24 साल पूरा हो गया। और आपको सेना से आने के बाद सिविल माहौल में किस प्रकार का अनुभव हुआ स्टार्टिंग में, और आज क्या अनुभव करते हैं? हाँ, एक ये तो बात है, हम लोग फौजी लोग रहते हैं, पहला फौज में होने के बाद में हम लोग को माइंड वन साइड हो जाता है जी। हम लोग को ये सिविल का ये पॉलिसी, ये लीडरशिप इधर उधर भड़काने वाली बात नहीं आता है जी। हम लोग को सिर्फ हुक्म मानना और काम करना जी। तो इसलिए
हम लोग जब सिविल फौज से जब रिटायरमेंट होके आते हैं, आने के बाद में हम लोग को माइंड चेंज करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ सिविल के साथ में माहौल मिलना हम फौजी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जी। तो फिर आस्ते आस्ते जाकर बड़ा मुश्किल से हम लोग इनके साथ में घुल मिल लेते हैं। जी जी बिल्कुल। आज इसीलिए सूबेदार मेजर रैंक में आप आए हैं। सूबेदार मेजर सेना में मिलना इतना आसान नहीं है अंकल। जो 100 में से मुश्किल 100 में भी मैं नहीं बोलूँगा, 300-400 में एक बंदे को मिलता है। क्यों अंकल? ये तो बात है जी। आपने जी अंकल आपने बोला हुआ बात वो सही है। अब सूबेदार मेजर होने के लिए अब अपना आपको डिसिप्लिन मेंटेनेंस करना पड़ेगा, और जवान को गाइडिंग अच्छा करना पड़ेगा, अफसर के साथ में अच्छा मिल मिलाप रखना पड़ेगा। आगे के जो टेक्निक है, ऑप्टिकल टेक्निक है, फौजी की जो लड़ाई का टेक्निक है, उसको समझता होना चाहिए जी। तभी जाकर ही फौज में बड़ा मुश्किल से सूबेदार मेजर का रैंक मिलता है, क्योंकि जवान का ये रैंक सबसे आखिरी रैंक होता है। जी 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 अंकल जी। अंकल, और आपने ये पहले तो सिपाही से लेकर सूबेदार तक नौकरी किया, लास्ट में आपने जो सूबेदार रैंक होता है वो तो कमांडिंग रैंक होता है, वो कमांड कहाँ पे किया अंकल आपने? जी। मैं जब शुरू में था, जब मैं सिपाही में था, सिपाही में मैं जब स्पोर्ट में था जी। मैं फर्स्ट टीम में फुटबॉल खेलता था, यूनिट के तरफ से मैं बॉक्सिंग खेलता था और हॉकी खेलता था। तो मैं एक बात में यूनिट में आने के बाद फिर मैं खेलते खेलते मैं CHM हुआ। CHM में मैं ज़्यादातर खेल कमांडर ही रहा। अच्छा। उसके बाद में मैं नाइट सूबेदार होने के बाद में फिर मैं चेक पोस्ट चला गया, पोस्ट में ड्यूटी किया। असम का उस समय 86 में असम और नागालैंड का झगड़ा हुआ था। अच्छा। काश्मीर हुआ। अच्छा। वो काटफट में जो आदमी बहुत मारा गया बेचारा, हिंदू लोग या असम के, तो नागा लोग का काश्मीर में उस समय वहाँ पर मैं ड्यूटी में गया था जी। तो वहाँ से ड्यूटी में जाने के बाद में आने के बाद में फिर मैं स्पोर्ट में डिटेल हुआ, तो मैं फिर बॉक्सिंग खेलता था। तो फिर मेरे को बॉक्सिंग कमांडर रखा। तो मैं असम राइफल का बॉक्सिंग इंचार्ज होके भी चलाया मैंने जी। बॉक्सिंग का कमांडर होके मैंने यूनिट में बॉक्सिंग का कोचिंग भी दिया जी। फुटबॉल का यूनिट में मैं कोचर था, हॉकी का था जी। तो उसके बाद में मैंने ये काम करते समय सूबेदार तक पहुंचा। सूबेदार का बाद में जब मैं ARTC चले गया, ARTC से आने का बाद में फिर मैंने वो कमांडरशिप एक जगह खेल में छोड़ दिया जी। फिर मैं चेक पोस्ट चले गया, आउटपोस्ट चेक पोस्ट में अपना ड्यूटी करना शुरू किया जी। चेक पोस्ट में ड्यूटी करते करते तो मैं यूनिट में कुछ सीनियर जैसे लोग में से मेरे से सीनियर 2 थे जी। तब फिर कमांडर साहब ने मुझे यूनिट पे बुलाकर फिर मुझे मेरा कंपनी डाउन हो गया, डेल्टा कंपनी में था तो आ गया डेल्टा कंपनी। तो फिर मैंने ऑफिसिटिंग SM करना शुरू किया। अच्छा सर, वहाँ से आपका कमांडिंग शुरू हुआ? तब मैं फिर ऑफिसिटिंग कमांडेंट जब SM लोग छुट्टी जाते तो मैं ऑफिसिटिंग SM करना शुरू किया। तो करते करते मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी बढ़ गया जी। तो उसके बाद में मेरा सीनियरिटी नंबर में मैं आगे भी निकल गया जी। तो मेरा पास में फिर अपना एक्सपीरियंस भी बढ़ गया और मेरे पास कोर्स सबसे ज्यादा था जी। अंकल, आप कौन सा असम राइफल में थे सूबेदार मेजर? मैं 16 असम राइफल। 16 असम राइफल ना अंकल। ये असम राइफल में सुनने में आता है सारे मतलब इंडिया की सारे कोने का फौज होता है, क्या ये बात सही है? हाँ, पहला कम था, जो हम लोग का टाइम में था नेपाल से आते थे जी, गढ़वाल कुमाऊं से जी, और ये
आसाम से, जी आसाम का हो गया, मणिपुर का हो गया, ये कुकी नागा लोग भर्ती होते थे। जी जी कुमाऊनी गढ़वाली नेपाल से आते थे भर्ती होके। तो अब इसका था जी और गढ़वाल कुमाऊनी था। जी 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 गढ़वाल कुमाऊनी था, नेपाल का आता था। जो भी पहाड़ी आदमी वो सब थे। नेपाल से आपको ये गोरखपुर से भर्ती होके जी आते थे। जी तो उसका बाद में हम लोग का टाइम में ये सेंटर नहीं था, हम लोग ने यूनिट में एक ट्रेनिंग कराते थे जी कि उधर ही रहते थे। ये ट्रेनिंग सेंटर खुला है 1959 में खुला है। जी जी असम राइफल का ट्रेनिंग सेंटर जी। 1959 में। उससे पहला यूनिट में ही ट्रेनिंग करा के वो रिंग रोड से सिपाही हो जाते। अच्छा, ये असम राइफल का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे अंकल? शिलोंग में? नहीं, वहाँ दीमापुर में। अच्छा, दीमापुर में है। अच्छा, आज भी दीमापुर में होगा? अभी भी दीमापुर में। अच्छा। और अंकल आपका सिविल लाइफ किस टाइप का चल रहा है अभी? मैं ठीक हूँ अभी। सिविल लाइफ अभी मैं ठीक ठाक से चल रहा हूँ। ठीक ठाक ही है। बच्चे वो वगैरह भी बड़े हो गए, नाता पोता हो गया होगा। और आर्मी लोहेदी में से हम लोग का टाइम से आर्मी का अंडर में ज्यादा आर्मी लोहेदी में काम किया है असम राइफल ने जी। अभी जो सीपीओ में हम लोग है होने से भी हम लोग असम राइफल जो है आर्मी लोहेदी का अंडर में। जी जी जी। असम राइफल में ज्यादातर आर्मी अफसर है जी। आर्मी कमांड करता है, इसलिए हम लोग को आर्मी का फैसिलिटी मिलता है जी। अभी हम लोग को कैंटीन फैसिलिटी है जी। सीएसडी फैसिलिटी देता है जी जी। और आर्मी का फैसिलिटी मिलता है। लेकिन एक चीज है वो मैं पहला भी बोलने चाहता था कि असम राइफल का आर्मी निकलने के बाद में बाकी का जैसे डीएसए में जी बैंक में बाकी जगह जो एम्प्लॉयमेंट जी 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 पेंशन निकलने के बाद में सिविल जॉब जो सिविल सर्विस मिलता है जी, वो नहीं मिलता है। अच्छा असम राइफल को ढूंढना पड़ता है। अच्छा। नहीं अंकल, इसका मुझे जहाँ तक ये मालूम है, जो असम राइफल एज आर्मी की तरह ये आर्मी है, आर्मी के अंडर ही रहता है, अफसर लोग आर्मी का ही होता है। लेकिन ये क्या है कि इन लोगों का सर्विस थोड़ा ज्यादा होता है अंकल। जहाँ तक पता है, ये आर्मी में क्या है कि 15 साल की बात, 17 साल की बात आदमी एक्स हो सकता है जो सिपाही रैंक में है। बाकी असम राइफल में सुनने में आया है 60 मतलब 59 ईयर्स तक सर्विस करते हैं। 59 नहीं बोलता, उसको 60 ईयर्स तक सर्विस करते हैं। इसीलिए वहाँ पे सिविल में उतना चांस नहीं होगा शायद, मेरी मानना ये है। अब सरकार का पॉलिसी है जी। अंकल आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुमूल्य टाइम दिया हमें। मेरी ये प्रथम ब्लॉग था और अंकल को लेके, और अंकल गोरखाली है जो मैं हिंदी में ये ब्लॉग बना रहा हूँ, इसलिए हिंदी में बातचीत की है अंकल ने। अंकल तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, मेरो च्यानलमा तपाईँ आइदिनु भयो, आफ्नो परिचय दिनुभयो। थ्याङ्क यू अंकल। धन्यवाद।